सिक्योरिटी सिस्टम चाहे कितना भी दुरुस्त क्यों ना हो जाए, चाहे सरकार सुरक्षा को लेकर कितनी भी सख्त होने की बात क्यों ना करे, लेकिन समय समय पर ऐसी विभक्त घटनाएं सामने आती रहती है कि जिन्हें देखने और समझने के बाद एक बार फिर हमें अपने सिस्टम और सामाजिक मानसिकता और समाज में मौजूद इंसानियत के दुश्मन वसी दरिंदे की हरकतों पर शर्मसार होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की। तो इस मामले के बारे में आप जानकारी रखते हैं, लेकिन हम इससे जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने लेकर आए हैं जिन्हें जानने के बाद निश्चित रूप से सतर्क और सावधान रहेंगे आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट तैयार किया गया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दक्षिण भारत के हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर सादनगर में प्रियंका रेड्डी रहा करती थी। प्रियंका 27 साल की थी और पेशे से जानवरों के डॉक्टर थी। वह जिस जगह पर रहती थी उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद में काम करने के लिए वह जाया करती थी। रास्ते में तोदोपल्ली नाम का एक टोल प्लाजा पड़ता था। प्रियंका अपने घर से स्कूटी से निकलती थी और तोदोपल्ली टोल प्लाजा पर स्कूटी को खड़े करके वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाती थी। यही प्रियंका का डेली रूटीन था, घर से निकलकर टोल प्लाजा पर गाड़ी खड़ी करना और फिर वहां से एक कैब टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पर जाना। लौटने के समय वापस फिर से टोल प्लाजा पे जाती और वहां से अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर चली जाती है। और कुछ ऐसे ही रूटीन के तहत प्रियंका 27 नवंबर 2019 को अपने घर से निकली थी। टोल प्लाजा पर उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और फिर टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पहुंची। शाम को जब उसने अपना काम खत्म किया तो वापस तोदुपल्ली टोल प्लाजा पर आई, लेकिन वो टोल प्लाजा पर आने में कुछ लेट हो गए। इस लेट लतीफी का कारण उसने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया था। दरअसल प्रियंका को त्वचा से संबंधित कोई रोग था जिसे डॉक्टर को दिखाना था। इसके लिए उसने डायबिटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क किया। क्लिनिक में अपना काम खत्म करने के बाद प्रियंका डॉक्टर के पास गई। उसने वहां अपने चेकअप कराया और इसी में उसे देर हो गई। 9:18 पर जब वो अपने स्कूटी के पास पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि स्कूटी तो पंचर हो ही चुकी थी, उसके टायर में हवा भी नहीं थी। इन हालात में प्रियंका परेशान हो गई, क्योंकि उस समय पर केवल एक ट्रक ही नजर आ रहा था। वह अकेली लड़की वहां खड़ी थी। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उसे घूरे जा रहे थे। वह अपने साथ एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। वहां पर मोहम्मद आरिफ नाम का एक व्यक्ति आता है। 26 वर्षीय मोहम्मद आरिफ मदद की पेशकश करता है, लेकिन इसके हाव भाव देखकर प्रियंका को उस पर भरोसा नहीं होता। वह उसे मना कर देती है। प्रियंका अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसने 9:22 पर अपने घर में अपनी बहन को फ़ोन लगाया और उसको बताया कि उसकी स्कूटी तो पंचर हो गई है, वह अकेली खड़ी है। उसे काफ़ी डर भी लग रहा है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि तुम स्कूटी को वहीं छोड़ दो और कोई भी टैक्सी करके अपने घर आ जाओ, स्कूटी हम बाद में उठा लेंगे। लेकिन प्रियंका को अपनी स्कूटी इस तरह लावारिस छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद प्रियंका के पास एक और लड़का आया। इसका नाम था जोलू सिवा। उसने प्रियंका से मदद की पेशकश की। प्रियंका ने इस पर भरोसा किया और उसे अपनी मदद के लिए हाँ कर दिया। जोलू सिवा उसकी स्कूटी लेकर गया, पर जिस जगह पर वह स्कूटी बनवाने के लिए पहुंचा वह दुकान बंद हो गई थी। वापस आकर उसने प्रियंका को बताया कि दुकान बंद हो गई है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक दूसरी दुकान है। अगर स्कूटी को ट्रक में लाद कर वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रियंका को इस बात से स्कूटी को ट्रक में लादना ठीक नहीं लगा, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद जोलू सिवा वहां से चला जाता है। इस दौरान प्रियंका का फोन चालू था और कॉल पर उसकी बहन थी, जो इससे पूरे घटनाक्रम को सुन रही थी। 9:44 पर प्रियंका का कॉल कट जाता है। प्रियंका की बहन ने घर से उसे फिर से फ़ोन लगाया तो प्रियंका का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। प्रियंका की बहन ने सोचा कि शायद प्रियंका की फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए वह स्विच ऑफ आ रहा है।
प्रियंका कोई ना कोई टैक्सी पकड़कर वापस आ जाएगी। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रियंका रेड्डी घर नहीं लौटी और न ही उसे फ़ोन पर बात हो पाई। प्रियंका की बहन और उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तकरीबन 12 बजे वह घर से निकलती है और अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है। टोल प्लाजा पर जिस जगह पर उसकी बहन स्कूटी को पार्क करती थी, तो वहां पहुंचती है, लेकिन वहां न तो प्रियंका थी और न ही स्कूटी। प्रियंका की बहन नज़दीक के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां से उसे शमशाबाद पुलिस स्टेशन के लिए टरका दिया जाता है। वह भागती हुई शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पुलिस का तमाम बातें बताती हैं कि किस तरह से उसकी बहन की स्कूटी पंचर हो गई थी, फिर वह अकेली फंस गई और अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया। इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और वह घटनास्थल पर पहुंचती है। प्रियंका की तलाश शुरू कर दी गई। प्रियंका के परिवार वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग रात भर प्रियंका की तलाश करते रहते हैं, लेकिन प्रियंका कहीं नहीं मिलती। अगले दिन 28 नवंबर की सुबह घटनास्थल से 25 किलोमीटर की दूरी पर चट्टनपल्ली नाम का जगह पर शमशाबाद पुलिस को एक लाश के मिलने की सूचना मिलती है। वह लाश बुरी तरह जल गई थी। इसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। सुबह सुबह एक दूध वाला उस जगह पर बने फ्लाईओवर से गुजर रहा था। तब उसने जली हुई चीज देखी और जब नज़दीक जाकर देखा तो उसे समझ आया कि यह तो किसी डेड बॉडी है। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को इस डेड बॉडी के पास से एक दुपट्टे का टुकड़ा मिलता है। रात में ही पुलिस को प्रियंका की गुम होने की खबर मिली थी और इसकी पहचान के चिन्ह भी पुलिस को मिल गए थे। इसलिए पुलिस समझ गया कि यह लाश प्रियंका की है। प्रियंका की फैमिली को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। प्रियंका के परिवार वाले लाश के पास से मिली चीज़ों के आधार पर उसकी पहचान कंफर्म करते हैं। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हो जाता है कि मरने से पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर उसे गला घोंटकर मार दिया गया है। बाद में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। इस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंची तो लोगों में गुस्सा भर आया। लोग जगह जगह पर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह खबर पूरे देश में देखते ही देखते पूरे देश में प्रियंका के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आने लगा। पुलिस पर भी कार्रवाई का दबाव बनता। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखती है कि 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। इनमें से एक ट्रक ड्राइवर है और पुलिस उसके मालिक के माध्यम से पूछताछ करके ट्रक के ड्राइवर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वह ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ था। पुलिस मोहम्मद आरिफ को उठाती है और उसके बाद उससे पूछताछ करती है तो बाकी के 3 लोगों का भी पता चल जाता है, जिनमें जोलू शिवा और जोलू नवीन और चिंता कुंतल था। पुलिस उन्हें क्राउड से बचाते हुए कोर्ट के परमिशन से चिन्नापल्ली जेल में रखती है और 2 दिसंबर के बाद इन चारों को 10 दिन के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करती है, जिसमें चारों इस वारदात का खुलासा करते हैं। 26 नवंबर को माल लोड करने के इंतजार में अपना ट्रक टोल प्लाजा पर खड़ा कर देते हैं। 27 नवंबर को सुबह जब प्रियंका अपने स्कूटी जिस ट्रक के पीछे खड़ी करी थी वह ट्रक आरोपियों का ही था। प्रियंका टैक्सी लेकर चली जाती है। प्रियंका को देखकर ही इन चारों की नीयत उस पर खराब हो जाती है। जोलू नवीन प्रियंका की स्कूटी को पंचर कर देता है। इसके बाद यह चारों प्रियंका के आने का वेट करते हैं और खूब शराब पीते हैं। रात में जब प्रियंका आती है तो स्कूटी को पंचर देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है। प्रियंका को अकेला पाकर ये चारों उसके साथ गलत काम करते हैं और जब चीखने लगती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। जबरदस्ती उसे शराब पिलाते हैं और जब इन चारों का काम खत्म हो जाता है तो उसे उसकी गला घोंटकर मार देते हैं और उसकी बॉडी को कंबल में लपेट कर ट्रक के पिछले हिस्से में रखते हैं और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए चल देते हैं। 2 लोग प्रियंका की स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर बोतल में पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता है। इसके बाद ट्रक में रखे स्टोव से केरोसिन निकालते हैं और फ्लाईओवर के नीचे प्रियंका की डेड बॉडी पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा देते हैं। प्रियंका की स्कूटी बरामद होती है, लेकिन इसके बावजूद चारों पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस पर ही हमला करते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें रुकने के लिए वार्न करती है, लेकिन वह सुनते नहीं है और फाइनली गोलीबारी में चारों मारे जाते हैं। पूरे देश में पुलिस के कारनामे की ज़बरदस्त प्रशंसा होती है। ऐसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट के जरिए। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।